हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इसमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का चैप्टर आगे कंटिन्यू करेंगे और जो 9 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं एक एक करके आई विल एक्सप्लेन देम, उनके बारे में हम यहाँ पर जो है समझेंगे। ठीक है, तो जो पहला अकाउंटिंग प्रिंसिपल आता है उसको बोलते हैं बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल ये बोल रहा है कि बिजनेस के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो और जो बिजनेस खुद में होता है उसकी सेपरेट एंटिटी होती है। जो लोग उसके अंदर काम कर रहे हैं उनको हम बिजनेसमैन बोलेंगे, पर हम उनको बिजनेस से कंपेयर नहीं करेंगे। बिजनेस और बिजनेस में काम करने वाले लोगों की सेपरेट एंटिटी, एक अलग पहचान होगी। ठीक है, तो बिजनेस अलग होता है, उनके ओनर, क्रेडिटर, मैनेजर जो भी होता है उन सबसे अलग होता है और इसीलिए बिजनेस की जो है अलग से सेपरेट बुक्स बनाई जाती हैं जिसमें हम सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। एक पर्सन जो काम कर रहा है उसके व्यू से नहीं, बिजनेस के व्यू से। तभी इसीलिए अगर एक पर्टिकुलर पर्सन या प्रोप्राइटर कैपिटल भी इन्वेस्ट करता है, वो कैपिटल एक तरीके से क्या हुआ, वो क्रेडिटर हो गया, वो कैपिटल कंपनी को देके और वो कैपिटल कंपनी की लाइबिलिटी हो गई। भले ही बिजनेस उस पर्सन का है, वो अपना पैसा लेके आया है, लेकिन हम उसे एज अ ट्रांजैक्शन ही बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं। फिर इसीलिए यही रीज़न है उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी जो है कैलकुलेट करा जाता है। अब अगर बिजनेस वही कैपिटल बिजनेसमैन निकालता है तो उन्हें ड्राइंग्स कंसिडर करा जाता है और उनकी भी ट्रांजैक्शन लिखी जाती है, बिकॉज इट इज़ अ सेपरेट एंटिटी। ठीक है, और हर बिजनेस की एंटिटी सेपरेट होती है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो, पार्टनर हो या कंपनी हो। और पर्सन का कोई भी पर्सनल खर्चा, जैसे उसने पर्सनली कहीं इन्वेस्ट किया है, गाड़ी खरीदी है, घर का सामान खरीदा है, वो बिजनेस की ट्रांजैक्शंस में इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि वो उसकी पर्सनल ट्रांजैक्शंस है। ठीक है, दूसरा प्रिंसिपल आता है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल का कहना बहुत सिंपल है। वो ये बोल रहे हैं कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस करी जा सकती है बस वो लिखी जाएगी। अब यहाँ पे अगर एक एग्जाम्पल ले लें, हम बोलें 5 किलो रॉ मटेरियल, 10 किलो गुड्स, 5 मशीन, 100 चेयर और 20 फैन, इसको हम नहीं लिख सकते अकाउंटिंग टर्म्स में। क्यों? क्योंकि इसकी मॉनेटरी वैल्यू अभी नहीं है। अगर हम अकाउंटिंग टर्म्स में इसको लिख रहे हैं तो हम कैसे लिखेंगे? 2.5 लाख का रॉ मटेरियल, 5 लाख के फिनिश गुड्स, 20 लाख की मशीन, 50,000 की चेयर और 80,000 के पंखे। ऐसे अगर आप लिखते हैं दैट मीन्स मनी मेजरमेंट। हर चीज़ को मनी की फॉर्म में ही हम अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस में लिखते हैं। ठीक है, तीसरा आता है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या कहता है? ये एक तरीके से हो गया हमारा जो हमने पीछे पढ़ी थी गोइंग कंसर्न, कि अगर एक बिजनेस है तो वो एक लॉन्ग टर्म के लिए इस्टेब्लिश हो रहा है। ठीक है, इसमें वो ये बोल रहे हैं कि एक एंटायर लाइफ को ही हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, हम उसे इंटरवल्स में डिवाइड कर देते हैं। कितने टाइम के? 12 मंथ्स के इंटरवल में। और फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक अकाउंटिंग पीरियड माना जाता है। फिर हम फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर से दूसरे फाइनेंशियल ईयर की कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर कोई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो उन्हें क्वार्टरली भी अपनी जो है हर 3 महीने में पोजीशन दिखानी पड़ती है, फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, चौथा प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर से हम क्या समझते हैं? सब कुछ दिखा देना। ठीक है, तो यहाँ पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर हमारा ये कह रहा है कि कोई भी ट्रांजैक्शन एक इन्वेस्टर के लिए, क्रेडिटर के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, हमें वो सारी की सारी दिखानी है। हम कंपनी की कोई भी इंफॉर्मेशन को हाइड कर नहीं रख सकते, कोई खर्चा छुपा नहीं सकते। हमें सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करके सारी ट्रांजैक्शंस उन्हें शो करनी है। और ये इतना इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि कंपनीज एक्ट ने भी इसके लिए प्रोविजंस निकाले हैं, जिन प्रोविजंस को फॉलो करते हुए हर कंपनी को डेटा दिखाना पड़ता है। और कुछ ऐसा डेटा जो नहीं दिख सकता उन्हें हमें नोट्स में भी शो करना पड़ता है। हमें सारी इन्फॉर्मेशन अगेन शो करनी पड़ती है, डिस्क्लोज करनी पड़ती है। वी कैन नॉट हाइड एनीथिंग। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ मटीरियलिटी। मटीरियलिटी एक्सेप्शन है फुल डिस्क्लोजर का। वो ये कह रहे हैं कोई भी ऐसी चीज़ जो ज़रूरी नहीं है या जो काम की नहीं है उसे नहीं दिखाएंगे। इसका कहने का ये मतलब आता है यहाँ पे कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेरे लिए ज़रूरी हो पर दूसरे बिजनेस के लिए वो ज़रूरी नहीं कंसिडर करी जाए। क्योंकि अगर आप हर छोटी से छोटी चीज़ लिखोगे तो आपका अकाउंटिंग अननेसेसरी ओवर बर्डन हो जाएगा, विच विल लीड टू कन्फ्यूजन। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे एक कंपनी है, स्मॉल रिपेयर कंपनी है, उनके लिए स्मॉल टूल्स का खर्चा
ट्रांजैक्शन होगा, लेकिन अगर एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत ही बड़ी, जैसे टाटा हो गई, उसके लिए स्मॉल टूल्स उसने पेज खरीदे, वो ट्रांजैक्शन में नहीं दिखाएगी, क्योंकि उसके लिए वो इतनी ज़रूरी चीज़ नहीं है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन नहीं जज कर सकती स्क्रूज का खर्चा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी में वो ये कहना चाहते हैं। अगला आता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ प्रूडेंस। यहाँ वो ये बोल रहे हैं कि हमें एंटिसिपेटेड लॉसेस सारे दिखाने चाहिए, लेकिन अगर अनरियलाइज्ड गेन्स, कुछ ना चाहते हुए गेन हो गया, जैसे शेयर का प्राइस बढ़ गया बीच में 1 रुपए से 2 रुपए से, वो हमारा अनरियलाइज्ड गेन हो गया, उसको नहीं लिखेंगे ट्रांजैक्शन में। लेकिन अगर कोई एंटिसिपेटेड लॉस होता है, कोई ऐसा लॉस हो गया जिसको हमने एज्यूम नहीं करा था, वो हम लिखेंगे। क्यों? क्योंकि उन लॉसेस को कवर करने के लिए कंपनी प्रोविजंस बना के रखती है। गेन्स के लिए कोई प्रोविजन नहीं बनता है, पर अगर कोई लॉस हो जाता है उनके लिए प्रोविजन बनाए जाते हैं, ताकि हम लॉस को उस पर्टिकुलर रिजर्व में से रिकवर कर सकें। इसीलिए कह रहे हैं एंटिसिपेटेड लॉसेस को रिकॉर्ड करना चाहिए, लेकिन अनरियलाइज्ड गेन्स जो हैं उनको हमारी कंपनी इग्नोर करती है अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस में। अब अगला हमारा यहाँ पे आता है कॉस्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अगर हम कोई भी मशीनरी या कोई भी एसेट खरीदते हैं या एक्वायर करते हैं, जितने भी साल तक वो एसेट हमारी कंपनी में रहता है, हम उसकी खरीदी वाली वैल्यू ही लिखेंगे। भले हमने 5 लाख की मशीनरी खरीदी, आज उसकी वैल्यू 60 लाख रुपए है, बट हम उसको 5 लाख की खरीदी है तो 5 लाख ही हमारे सिस्टम में शो करेंगे, और 5 लाख पे ही उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर करके दिखाया करेंगे, क्योंकि आज उसकी वैल्यू चाहे जितनी भी है, हमें उसकी जो कॉस्ट लगी है दैट इज आवर एक्सपेंस, तो हम वही चीज़ हमारे अकाउंटिंग में दिखाते हैं। ठीक है, ये कहता है हिस्टोरिकल कॉस्ट, पुरानी कॉस्ट ले रहे हैं इसलिए हिस्टोरिकल कॉस्ट इसका नाम रखा गया है। अब आता है मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल क्या बोल रहा है? मैचिंग प्रिंसिपल का कहना ये है कि हमें रेवेन्यू तो देख रहे हैं हम कंपनी में कि इतनी हमारी इनकम हुई है, इतना हमें रेवेन्यू हुआ, लेकिन वो रेवेन्यू क्या क्या एक्सपेंस कर कर हुआ है वो हमें साथ में मैच करके दोनों चीज़ों को दिखाना होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रही है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम उन्होंने पिछले साल पे करा, इंश्योरेंस लेने के लिए हम इंश्योरेंस भी दिखाते हैं और वो प्रीमियम भी दिखाएंगे, लेकिन उन्होंने अगर इस साल फिर से प्रीमियम दिया है तो वो भी दिखाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो सारे एक्सपेंस आ रहे हैं उस इंश्योरेंस को लेने के लिए, इसलिए रेवेन्यू अर्न करने के लिए जितने भी एक्सपेंस आ रहे हैं वो सारे रिकॉर्ड किए जाएंगे। ठीक है, या एक और एग्जांपल इसमें आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स। गुड्स तो हमारे पास है, लेकिन उन्हें अगले साल कैरी करने के लिए वेयर हाउस, ट्रांसपोर्टेशन या रखने के लिए जो भी कॉस्ट आई, गुड्स हमारा रेवेन्यू है, पर उसको संभालने के लिए भी तो एक्सपेंस हुआ है ना, तो वो एक्सपेंस भी आएगा। ये कहता है हमारा मैचिंग प्रिंसिपल। ठीक है, फिर लास्ट प्रिंसिपल आता है डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ लिया है, बट इसका ये मतलब है कि हर चीज़, ये डबल एंट्री हो गया कि कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो 2 अकाउंट्स को इफेक्ट करती है, एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज होता है। इसको डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है, या आप इसे डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल भी कह सकते हैं। और फिर इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन का हम फॉर्मूला बता देते हैं दैट एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज और कैपिटल। एक साइड बढ़ती है, दूसरी साइड डिक्रीज होती है, इसीलिए हमेशा ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। आज की वीडियोस में गाइज इतना ही, अगले में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे क्लास 11th का जो है। ठीक है, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर रेगुलर अपडेट्स। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।